बिहार के गोपालगंज नाम के एक गांव में गरीब मजदूर रामू रहता था। परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटी निशा थी। बिमला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कुछ मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा ये भूखा रहना होने वाले बच्चे के लिए गलत है। अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, मैं तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लूंगी। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। बिमला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप ज्यादा चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूं, क्या खिलाऊंगा बिमला और निशा को? बिमला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामू बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकान पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पे ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लानी है। ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामू पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान पर उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामू सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामू को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामू कुछ खाने के लिए खरीदता है और घर जाता है। बिमला, ये थोड़ा मैं राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। बिमला उस दिन फिर से दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आपने आज फिर से दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, तो फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। बिमला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है, और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पे टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामू इसी चिंता में था कि मानसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन बिमला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामू बारिश में भीगता हुआ ही काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगती है। वो चाय की एक छोटी सी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ और ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिसपे गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि लगातार गोपालगंज में हो रही बारिश के कारण और नेपाल से पानी डिस्चार्ज करने के कारण गंगा नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। बिहार के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामू घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामू के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली कर कर भाग रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो, पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा बिमला। निशा को मैं अपने साथ ले लेता हूँ और हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मुझे मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है मुझे। ए प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुलाकर लाता हूँ। विजेंद्र भैया, रामू जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है, वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, बिमला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी, जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है यहाँ पर। रामू निशा को अपने साथ ले लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामू को बिमला को खटिया पर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बाबू, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामू, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। बिमला की हिम्मत जवाब दे रही थी।
अब एक ही उपाय है रामू, हमें किसी नाव में भाभी को सहारा देना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया, अरे भैया भैया, मेरी बीबी के बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। अरे भाई हम 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी। रामू बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। बिमला की तबीयत बिगड़ने लगती है। बिमला हिम्मत रख। विजेंद्र भैया, अगर मेरी बिमला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने देखो, शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। उन लोगों को जल्दी से मदद करो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामू के पास पहुंचती है और बिमला को जल्दी से नाव में लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में ही बिमला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से बिमला की जान बच जाती है। कुछ देर के बाद बचाव कर्मी बिमला के साथ सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामू विजेंद्र और उसकी पत्नी का भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया और भाभी जी, आज आप लोगों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई की गले लग जा, एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ हाँ बिटिया, ये तेरा छोटा भाई आया है। बिमला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में खत्म हो गया। ये बाढ़ की परेशानी बिमला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे ये बचाव कर्मी आए, इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी एक नई सुबह की। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सुनीता की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुनील तो उसके प्यार में दीवाना है। सुनीता अपने सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुनीता 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम नहीं रखा। बोजी, नया नया घर है ना, इसलिए सब कुछ समझने में कुछ समय लग रहा है। मैं बहुत जल्द रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चौमीन बनाओगी। तुम्हें हम जिस दिन देखने गए थे उस दिन तुमने चौमीन बहुत अच्छी बनाई थी, तुम बस वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुनीता घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुनीता उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर वो तुझसे खाना बनाने के बारे में पूछे तो तू उनसे कहना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुनीता सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुनीता की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, ये सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर तो देखिए। रेस्टोरेंट की चौमीन बहुत अच्छी थी। चौमीन खाकर सभी सुनीता की तारीफ करने लगे। वाह, चौमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी चौमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चौमीन खाने को मिलेगी, बस एक बार शादी हो जाए। और शादी हो भी गई और सुरेश चौमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुनीता नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुनीता जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चौमीन बना के लेकर आओ। देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुनीता, जल्दी से चौमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुनीता घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को फोन किया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह फोन क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, सब कुछ गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चौमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, ये लोग तुझे कैसे अपनाते? अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चौमीन कैसे बनाऊँ आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चौमीन को निकालकर पानी में उबाल ले, फिर उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले। उसके बाद तभी वहां सुनीता की सास आ गई। सुनीता को फोन काट देना पड़ा।
क्या बात है बहू, चौमिन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चौमिन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है माँ जी, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर सुलेखा वहां से चली गई। सुनीता ने फोन की ओर देखा तो फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का? माँ ने क्या कहा था? चौमिन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुनीता के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चौमिन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चौमिन उबल रही है, मैं सब्जियां काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुनीता गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, उसके हाथ से गाजर फिसलकर बर्तनों से टकरा गई। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सावित्री और बिमला वहां आ गईं। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुनीता? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कुछ नहीं, बर्तन में हाथ लग गया था, बर्तन नीचे गिर गए। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग बाहर जाकर बैठिए, मैं चौमिन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री वहां से चली गई। सुनीता बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसी तरीके से उसने बीन्स को भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तो उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा? शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुनीता चौमिन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चौमिन पर गया। इतनी देर से उसने चौमिन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा कि चौमिन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चौमिन तो चौमिन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसे बन गया है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुनील चिल्लाया। सुनीता, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुनीता ने जैसे तैसे करके उस चौमिन में ही ऐसी सारी सब्जियों को मिला दिया और उसने बिना मसाले के ऐसे तेल में तल दिया। और उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुनीता खुद ही उल्टी करने लगी। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो। चौमिन को लेकर सुनीता बाहर आई और खाने के टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। अरे वाह, क्या चौमिन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चौमिन खाने लगे। सुनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चौमिन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुनील ने अपने हाथों से सुनीता को चौमिन खिलाई और वो चौमिन खाते ही सुनीता को अपनी नानी याद आ गई। उसी समय उसने उस चौमिन को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बकवास है, कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे चौमिन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। और वो तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या आप लोगों को पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मेके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चौमिन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुनीता, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुनीता, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। सावित्री सुनीता को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुनीता खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चौमिन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।